So let me start today's lecture बेटा. आज का जो लेक्चर है is very important one because will be not given in books as I'll teach you this. ठीक, तो वो बुक्स में उस तरह से आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आज ध्यान देने की जरूरत है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे पास. आज का टॉपिक है मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्ड. सी, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल और मेटल के बीच में बनता है, और मैंने ये भी बताया कि अगर कभी आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में हो तो उसमें से एक स्पीशीज को कॉम्प्लेक्स आयन होना जरूरी होता है. ये हम पहले कर चुके हैं. ठीक. दूसरा हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड के टाइप पढ़े हमने पढ़ा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. सर आप म्यूट हो गए. टाइम इज वेरी प्रीशियस. सो ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड यानी कि मेटल्स के बीच में बॉन्ड. जैसे बेटे देखो, हम पढ़ रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड एटम और एटम के बीच में, उसमें हमने पढ़ा कि उसमें नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हुआ करता है बेसिकली. लेकिन अगर दो मेटल्स के बीच में बोले तो किस तरह का बॉन्ड होता है, तो दो मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग हुआ करती है. मेटालिक बॉन्डिंग को बेटा अपन लोग लॉरेंस फोर्स का नाम भी देते हैं. लॉरेंस फोर्स का नाम भी देते हैं. एज दिस वाज डिस्कवर्ड बाय लॉरेंस, दिस वाज गिवन बाय लॉरेंस. ठीक, तो इसको अपन लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं. बट बिफोर स्टडीइंग द यू कैन से मेटालिक बॉन्ड, first we have to study the model of atom, model of metal. metal का कैसा मॉडल होता है. ठीक, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक, या मेटल के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है. तो ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके. ठीक, मेटल के स्ट्रक्चर की जहां तक बात करें तो मेटल में क्या होता है. मेटल में, इन मेटल positive charge kernels, positive charge kernels are immersed in the sea of mobile electrons. बड़ा अजीब सी बात है कि मेटल में हमें बोला कि पॉजिटिव चार्ज केर्नल्स आर इमर्ज्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि केर्नल क्या होता है और ये मॉडल कैसा है. देखो बेटे, इसके लिए लेट मी टेक वन एग्जांपल. हमने मान लो सोडियम, सर का फेवरेट, वो एग्जांपल ले लिया है ना जी. सोडियम का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं. आप फिर से म्यूट हो गए. बेटा देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. एटॉमिक नंबर क्या है? 11. ठीक, 11 इज द एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा? देखो, हम करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ये लिखा करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रहती है. यानी कहने का मतलब फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टरवर्ड सेकंड शेल में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन थर्ड शेल आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन. सो देयर आर 2, 8, 1. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है? 2, 8, 1 है. क्लियर हो गया? अब बेटे देखो, ये न्यूक्लियस है. ठीक, ये फर्स्ट शेल है, और मान लो ये सेकंड शेल है, और मान लेते हैं थर्ड शेल है. फॉर अ टाइम बीइंग हमने ये मान लिया, ये शेल्स को ऐसे करके लिख दिया हमने. ठीक है. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे हमारे पास? बेटे फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैंने फर्स्ट शेल में 1 और ये 2,
ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं बेटा। उसका सेकंड शेल में कितने हैं 2p में मिला के देयर आर 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है थर्ड s 3s1, ठीक, ये हमारे पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटे नोबल गैस कभी भी बनती है तो p6 पे खत्म हो जाती है, यानी यहां तक अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है नियोन। और उसके बाद की जो शेल्स होती हैं अगली नोबल गैस तक, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल। तो 3s यानी थर्ड शेल यहां पे वैलेंस शेल कहलाएगी। ये 3s क्या होगी वैलेंस शेल। हम वैलेंस शेल को छोड़ देंगे और जो बाकी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस अगर हम ले लेते हैं, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। तो कर्नल क्या होता है, वैलेंस शेल को आप छोड़ दो, उसके इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो, अंदर की सारी शेल्स प्लस न्यूक्लियस, अंदर की सारी शेल्स प्लस न्यूक्लियस, वो हमारा कर्नल कहलाता है। समझ में आई? क्लियर? और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कर्नल जो है, जैसे बेटा आप आलमंड खाते होंगे, बादाम खाते होंगे, तो बादाम का कौन सा पोर्शन मेरे बच्चे खाते हैं? तो कई सारी बोलेंगे जी सीड। अरे सीड पूरा खा जाते हो क्या? नहीं ना, सीड का छिलका उतारते हो और खाते क्या हो, कर्नल। उसी तरह से एटम का वैलेंस शेल छोड़ दिया जाए तो बाकी अंदर के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, दैट इज कर्नल। और जो बाहर का रहेगा वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से यहां पे सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 से। मैं यहीं पर 2 और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। से मैंने अल्युमिनियम की बात कर ली। अब अल्युमिनियम का Z जो है बेटे, अल्युमिनियम का Z हो गया 13, ठीक है जी। अल्युमिनियम का Z कितना हो गया, 13। अब इसको 13 को भरना है हमने, तो हम कैसे भरेंगे बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1, ठीक है, ये भरेंगे हम लोग। अब इसमें नोबल गैस कहां खत्म हुई बेटा, ये नोबल गैस की आगे कॉन्फ़िगरेशन नियोन की। तो ये जो बाहर वाली थर्ड शेल हमारे पास बनी, ये वाली, ये क्या हो गई, ये वैलेंस शेल हो गई, ये वैलेंस शेल हो गई। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आए। तो जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तीनों के तीनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, जिसको नहीं समझ में आया, आई गिव वन मोर एग्जांपल, आपको पूरी तरह तसल्ली हो जानी चाहिए कर्नल क्या और वैलेंस शेल क्या। से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। से मैंने लिया मैंगनीज। मैंगनीज जो है बेटे हमारे पास, मैंगनीज का Z जो होता है वो 25 होता है। मैंगनीज का Z कितना होता है, 25 होता है। अगर ये 25 है, मैंगनीज का Z 25 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे 4s2 एंड 3d, कितने आएंगे, 5। क्लियर? अब बेटा देखो, हमें पता है पहली नोबल गैस यानी कि हीलियम, उसका Z कितना होता है, 2। दूसरी नोबल गैस यानी कि नियोन, नियोन का Z कितना होता है, 10। तीसरी नोबल गैस आर्गन, आर्गन का Z कितना होता है, 18। चौथी नोबल गैस क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का Z कितना होता है,
क्रिप्टॉन का Z होता है बेटे 36। इसी तरह जीनोन, जीनोन का एटॉमिक नंबर 54। इसी तरह रेडोन, रेडोन का एटॉमिक नंबर 86। ये नोबल गैसेस हैं। जैसे बेटे अगर सोडियम की मैं शॉर्टकट में कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता तो ये 2 और 8 कितने हुए 10, तो मैं इसको लिखता, कॉन्फ़िगरेशन को लिखता नियोन, नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा नियन को रिप्रेजेंट कर रहा है हरे वाला डब्बा, और उसके बाद आया 3s1, तो वैलेंस शेल 3s थी। अब यहां पे देखो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इस लाल वाले डब्बे की जगह क्या लिख सकता हूं नियोन, नियोन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, आगे कितना 3s2 3p1, तो समझ में आया नोबल गैस के आगे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगली नोबल गैस कहां पे आ रही 18, 18 कहां पे होगा देखो ध्यान से, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ये टोटल मिला करके हमारे पास नोबल गैस बन गई, यानी ये आर्गन। और आर्गन से आगे हमारे पास क्या हुआ बेटा, आर्गन से आगे, आर्गन से आगे हमारे पास आया 4s2 और 3d5। तो मेरे बच्चों वेरी सिंपल, इसका मतलब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो फटाफट से बोलते हैं कि मैंगनीज में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैंगनीज में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। यहां पर समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढा करते हैं, कहीं पे भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसको कैसे ढूंढते हैं, नोबल गैस से अगली वाली शेल। और पिछली वाली नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स प्लस उसके न्यूक्लियस वो कर्नल में चले गए, तो ये कर्नल हो गया। और कर्नल पॉजिटिव चार्ज क्यों है, कर्नल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, देखो बेटा अगर मैंने सोडियम की बात की थी, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं बेटा 11, लेकिन इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे 10, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 11, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ, उस प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, इसलिए कर्नल कैसा कहलाता है पॉजिटिव। सिमिलरली अल्युमिनियम का कर्नल जो है वो नियोन 10 तक है, उसके बाद उसका वैलेंस शेल है, तो नियोन 10 तक अगर देखें इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 13, तो कर्नल कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कर्नल क्या है, बोला वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, अंदर के जो आपके इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस होता है वो कर्नल होता है। और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, मेटल में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है, क्योंकि वो खड़ा हुआ नहीं रहता। तो पहले मेरे बच्चे फटाफट से लिख के बताओ कि आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बारे में समझ में आया, यस और नो लिखो क्विकली। यस 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 क्विकली क्विकली, शाबाश। ओके ओके, अनीश सूद को नहीं समझ में आया, अनीश क्या नहीं समझ में आया बेटा, आपको पहले भी समझाया है अनीश जी, यहाँ पे हमें अंदर के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन छोड़ देने हैं, और वैलेंस शेल कौन सी होती है, नोबल गैस के बाद वाली जो शेल है वो सारी वैलेंस शेल कहलाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और बाकी जो पिछले वाले इलेक्ट्रॉन प्लस दैट ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको कर्नल बोलते हैं। तो जैसे सोडियम का कर्नल 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन से मिलकर बना है, अल्युमिनियम का कर्नल 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इस तरह मैंगनीज का कर्नल 18 इलेक्ट्रॉन्स बट 25 प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो कर्नल यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस अदर देन द वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज टू बी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक सो नाउ इट इज क्लियर। अब देखो बेटा मेटल का मॉडल देखो, मॉडल ऑफ मेटल, क्योंकि बॉन्डिंग तो तभी समझ में आएगी, मॉडल ऑफ मेटल। हम मेटल का मॉडल ऐसे लेके चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कर्नल है ये ऐसे होते हैं, ये कर्नल, ये कर्नल, ये कर्नल, फिर ये कर्नल, ये कर्नल, ये कर्नल,
ये भी कर्नल और ये भी कर्नल से ये मेरे पास पूरा मेटल का एक ब्लॉक है। ये सोडियम का एक ब्लॉक मैंने ले लिया है, सोडियम का एक ब्लॉक मैंने ले लिया है और ये इसके अंदर कर्नल है। और बेटे जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से है। These are मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल का मॉडल इस तरह से होता है कि कर्नल अपनी मेन पोजीशन पे खड़े हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं। जैसे समुद्र देखा होगा, समुद्र में पानी मूव कर रहा है ना, तो वो पानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं। और मान लो उसमें छोटे छोटे शेल्स पड़े हैं जो मूव नहीं कर पा रहे, या बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जो मूव नहीं कर पा रहे, वो इसके कर्नल्स हैं। इसीलिए बेटा इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोला गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोला गया है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोला गया है। मेटल के लिए हम यही मॉडल लेके चलते हैं, दिस इज ओनली फॉर मेटल वी एक्चुअली टेक, ठीक है जी। अब देखो बेटा सी इसलिए क्योंकि सी इज मूविंग, गैस इसलिए गैस इज मूविंग, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग नॉट स्टैटिक, वेयरएज जो कर्नल है वो अपनी मीन पोजीशन पे खड़े हुए स्टैटिक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है तो इलेक्ट्रॉन का सी है, या इलेक्ट्रॉन की गैस है, और जो न्यूक्लियर जो कर्नल है वो अपनी जगह पे लोकलाइज्ड पड़े हुए हैं, कर्नल अपनी जगह पे लोकलाइज्ड पड़े हुए हैं, खड़े हुए पड़े हुए हैं, तो इसलिए वो इमर्ज्ड है इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक सो यू गॉट इट कि इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों कहते हैं, और इसमें कैसे हमारे पास कर्नल और कैसे इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। पर एक बात और समझते हैं, वो ये कि इलेक्ट्रॉन मैंने बोला अपनी जगह पे खड़े नहीं हुए हैं, ये मूव कर रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को ठुड्डा लगेगा, ये आगे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये वाला फिर यहां से यहां, ये वाला यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहेंगे। इसका मतलब कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ नहीं है, इट कॉन्टिन्यूसली मूव्स। अब जब ये मूव करता है बेटे, तो पहले देखो इस इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ इस कर्नल के साथ थी, या फिर इस कर्नल के साथ थी, या फिर इस कर्नल के साथ थी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो अब इस कर्नल के साथ एक नई फोर्स बनी होगी, क्योंकि कर्नल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अट्रैक्शन तो स्वाभाविक ही है, इसलिए यहां पे नई फोर्स बनी होगी। अब यही इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहां चला गया, तो अब इसी इलेक्ट्रॉन की फोर्स इस कर्नल से बनी होगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है तो इस कर्नल को प्रेम पत्र देता है, तो ऑब्वियसली इसके साथ अट्रैक्शन बन जाती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करता है तो इसके साथ अट्रैक्शन बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़ा नहीं, सारे मेटल में मूव कर रहा है, और इस कर्नल की अट्रैक्शन सारे कर्नल्स के साथ है, इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन सारे कर्नल के साथ है। जब ये यहां है तो इसकी अट्रैक्शन इन तीन के साथ है, जब ये यहां चले जाता है तो इसके साथ भी अट्रैक्शन होती है, जब ये यहां आ जाता है इन चार के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, जब ये यहां आ जाता है तो इसके साथ भी अट्रैक्शन हो जाती है। तो हर कर्नल हर इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड है, और हर इलेक्ट्रॉन हर कर्नल के साथ अट्रैक्टेड है, और यही मेटालिक बॉन्ड हुआ करता है। तो मेटालिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप मेटालिक बॉन्ड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे फोर्स, या फोर्स की जगह एक अच्छा शब्द यूज करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटे पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
positively charged kernel and mobile electron, इसको हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। तो अब समझ में आया कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है। तो पहली बात, अभी तक जो हमने पढ़ा कि मेटल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं या लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। मेटल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कैर्नल होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, और एक होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं बेटा, ठीक। और जब ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो हर कैर्नल के पास जाते हैं, हर कैर्नल के साथ इसकी अट्रैक्शन होती है, इसलिए एवरी कैर्नल इज अट्रैक्टेड टू एवरी इलेक्ट्रॉन एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय एवरी कैर्नल, एंड दिस सॉर्ट ऑफ फोर्स which develops in whole of the metal, this is called as metallic bond। तो फटाफट से यस नो लिखें, मेटालिक बॉन्ड समझ में आया कि नहीं। खास करके 4 बच्चों का आंसर मैं वेट करूंगा, सोनिका और एक वेट करूंगा आर्यन गोयल, तीसरा मुदित, ठीक, इनके आंसर्स की वेट करूंगा क्विकली। मुदित का यस आ गया, आर्यन गोयल और सोनिया बेटा दोनों, सोनिका दोनों का नहीं आया अभी, जल्दी जल्दी बताओ सर। जी जसपूर। हाँ जी सर, आपने इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा था, वो क्यों कहा था, एक बार दोबारा बताना। मैंने इसलिए कहा इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड गैस इज अ मूविंग स्पीशीज, तो जो चीज मूविंग है उसको गैस की हमने संज्ञा दे दी यहाँ पर, या हम ये बोल सकते हैं उसको सी की डिनोमिनेशन दे दी। जैसे हम सी भी मूविंग होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो उनको सी या गैस बोल दिया, और कैर्नल उसमें इमर्स्ड पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, इसलिए सी बोला गया था, ठीक। हाँ जी सर। एंजल थैंक यू बच्चे। तो ये हमारे पास मॉडल ऑफ मेटल था, ठीक। अब मॉडल ऑफ मेटल और उसमें मेटालिक बॉन्ड हमें समझ में आया। बेटा तुषार, आपका भी मेरे को आंसर चाहिए, आपका मेरे को आंसर आया नहीं अभी, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। एनी हाउ, ये मॉडल ऑफ मेटल और मेटालिक बॉन्ड समझ में आता है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस बात पे डिपेंड करती है, ठीक। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के लिए मैं वो मिटा दूं बेटा, वो तो हमने पहले समझ लिया है। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस बात पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, देखो बेटे, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है, ध्यान देना इधर, ठीक। पहली चीज होती है नंबर ऑफ unpaired electrons in the valence shell। वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बेसिकली समझो बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ज्यादा होंगे, डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह पे खड़े नहीं है, मूविंग है, जितने इलेक्ट्रॉन मूविंग ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शंस बनाएंगे बेटा, ठीक। यानी बेसिकली डीलोकलाइजेशन पे डिपेंड करता है। और डीलोकलाइजेशन आगे किस पे, डीलोकलाइजेशन यानी अपने जगह पे खड़ा नहीं होना, लगातार मूव करना, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ वैलेंस शेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ वैलेंस शेल, उस पे डिपेंड करता है। अमन मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक। जैसे कि
अगर मैं एक डी ब्लॉक ले लेता हूं, ठीक, एक है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, उसके बाद क्या होता है आयरन, निकल, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और लास्ट में जिंक। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डी ब्लॉक मैंने एक ले ली है। अब फटाफट से ध्यान देते इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं 3d1 4s2, 3d1 4s2, और टाइटेनियम की 3d2 4s2। ठीक है जी। वेनेडियम की 3d3 4s2। बेटा क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, याद होगा क्रोमियम इज एक्सेप्शनल। और मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d6 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2। दिख रहा है ना बच्चों सभी को? और इसी तरह कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 एक्सेप्शनल होती है, और जिंक की 3d10 4s1। बेटे हमने कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दी है, अब देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन डी? हम सभी लोग जानते हैं कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और आगे ये एस है। ठीक है जी, 4s। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं बेटा? बेटा डी में 1 भरना है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। डी में 1, एस में 2। ये स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक, टाइटेनियम में चलते हैं। ये मेरे पास डी है बेटा, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक, थोड़ा सा समझने में मदद करना मेरी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पूरा क्लियर करने के लिए थोड़ा बड़ा लिखना स्क्रीन चाहूँ। विजिबल नहीं हो रही। हाँ, मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों को शायद विजिबल ना हो, तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, ताकि क्लियर हो जाए सभी बच्चों को। चलिए यहां से शुरू करता हूं फिर से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, वो उल्टा लिख दिया हुई, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है जी। अब कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल की लिख रहे हैं, सिर्फ वैलेंस शेल की, क्योंकि स्कैंडियम का Z जो होता है वो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। एटॉमिक नंबर है तो आर्गन सभी में आना है। लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सिर्फ हमें। लास्ट शेल में स्कैंडियम में देखें तो क्या आएगा 3d1 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम में देखें 3d2 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन। बेटे वेनेडियम में 3d3 4s2। ठीक, फिर क्रोमियम में 3d4 4s2 होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल होती है, तो 3d5 4s1। क्लियर। उसके बाद मैंगनीज 3d5 4s2। उसके बाद आयरन 3d6 4s2। उसके बाद कोबाल्ट 3d7 4s2।
उसका निकल 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s1 एक्सेप्शनल, ठीक, और लास्ट में 3d10 4s2, ठीक है दोस्तों, ये कॉन्फ़िगरेशंस हो गई। अब इसको बनाते हैं हम लोग। देखो जी, जहां तक हम स्कैंडियम की बात करें, ये पहले मैंने डी ऑर्बिटल बनाए हैं, ठीक, कितने होते हैं डी ऑर्बिटल हमें मालूम है सर, 5 होते हैं, और ये मैंने एस बनाया है, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक इसमें है और 2 इधर हैं, ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास इसका डी बनाता हूं, ठीक। अब इसके डी में बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 2, 1 2, और यहां पर 1 और 2। अब इसका डी बनाते हैं अपन आगे, ठीक। तो यहां पर 1 2 3, यहां पे 1 और 2, क्लियर जी। फिर अगले का डी बनाते हैं मेरे दोस्तों, क्रोमियम। तो क्रोमियम में यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अब इसका डी बना देते हैं बच्चे, और ये 4s। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, यहां पे 2, ठीक है बच्चों। यहां पे 1 ही रहना था, 1 ही था क्रोमियम में, और वहां 2 है। अब देखो यहां पर आ जाओ, अब आयरन में ध्यान देना, यहां पे, यहां से ऑनवर्ड थोड़ा सा ध्यान, 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर 1। बेटा दिख रहा है सभी को, इज दैट क्लियर? सर बोर्ड बार बार ब्लर हो रहा है। अब आप सिर्फ इतना सा समझ लो, यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1। टाइटेनियम में कितने हैं, 2। वेनेडियम में कितने हैं बेटा, 3 अनपेयर्ड है। क्रोमियम में कितने हैं बेटा, 6 अनपेयर्ड है। देखो D5 वाला और एक S वाला, 6 अनपेयर्ड है। अगर आप मैंगनीज की बात करो तो इसमें कितने हैं, 5, क्योंकि ये तो पेयर हो गया। आयरन की बात करो, आयरन को अगर मैं खुला खुला लिख के बताऊं तुम्हें, ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए, ये D है और D में ये 5 और वाइटल है, ये S है। मैं आयरन को बना रहा हूं, आयरन में D में कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पे 2। अभी फटाफट बोलो कि आयरन में हाफ फील्ड कितने, सॉरी ये अनपेड कितने हैं, अनपेड है 4। ऐसे कोबाल्ट में अनपेड आ जाएंगे 3, निकल में अनपेड आ जाएंगे 2, कॉपर में अनपेड आ जाएगा 1, और जिंक में अनपेड 0। बोलो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन समझ में आते हैं, ठीक। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने लिखे हैं, आप भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अपने आप समझ में आएगा कि हमारे पास स्कैंडियम में 1 अनपेड है, टाइटेनियम में 2 अनपेड है, वेनेडियम में 3 अनपेड है, और क्रोमियम में 6 अनपेड है, और मैंगनीज में 5 अनपेड है,
तो पहले अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े और फिर डिक्रीज हुए। ठीक, पहले 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0 पहले बढ़े और फिर कम हुए। और मैंने बोला कि जो स्ट्रेंथ होती है मेटालिक बॉन्ड की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगी। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा डीलोकलाइज करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे। सर अनपेयर्ड ही क्यों, पेयर्ड क्यों नहीं? तो एक रॉ सा एग्जांपल देता हूं। शादी से पहले ना आदमी चाहे 7 बजे घर जाए कोई पूछता नहीं है, 8 बजे घर जाए किसी की बला से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, 9 बजे घर जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 10 बजे घर जाए किसने पूछना है? शादी से पहले की बात है। ठीक, 11 बजे 2 बजे 1 बजे कौन पूछने वाला है? लेकिन जैसे शादी हो गई, पेयरिंग हो गई, 10 बजे के बाद अगर कदम रखा ना घर पे तो बेलन तैयार है ना भाई। क्यों? पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो बेसिक बात क्या होती है, ये बेलन की बात नहीं, अट्रैक्शन हो जाया करती है। क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। ठीक, तो अट्रैक्शन की वजह से मन करता है यार घर चलते हैं, है ना। तो उसी तरह से बेटे जब अट्रैक्ट हम इलेक्ट्रॉन में यहां अट्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे बट डीलोकलाइजेशन का रीजन कम हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। जैसे बेटा आपने कभी सुना होगा कि एक जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है। वो क्या करता है? अपनी बाउंड्री मार्क करता है बेटा। कैसे मार्क करता है बाउंड्री से? ठीक, उसके यहाँ पे एक जो शेर होता है उसके यहाँ मेन होती है, मेन समझते हैं ना, दाढ़ी सी बनी होती है ना भाई बब्बर शेर की, उसके यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, या फिर उसके जो पॉज होते हैं ना, ये क्लॉज होते हैं, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करता है? पत्थरों से अपनी मेन रगड़ता है, अपने हाथों को रगड़ता है और वहां से कुछ चीजें सिक्रीट होती जिनको फेरोमोन्स बोलते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, वो लग जाते हैं पत्थरों पे। तो वो जो स्मेल छोड़ते हैं, दूसरा शेर उस स्मेल को सूंघ के समझ जाता है कि इस एरिया के अंदर एक शेर ऑलरेडी है, तो वो उस एरिया में नहीं आता है, वो अपना एरिया अलग से मार्क करता है। ऐसे बेटा जो लॉयन होता है वो अपने फीकल मैटर से भी फेरोमोन छोड़ करके अपना एरिया तय करता है सारी जगह पे, इस एरिया का बादशाह मैं हूं, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब मान लो एक जंगल में एक शेर था, तो सारे जंगल में उसी का राज था, सारे जंगल में वो घूमता था, उसकी डीलोकलाइजेशन कंप्लीट थी। अब मान लो उसी जंगल में दूसरा शेर आ गया, तो वो क्या करेगा? वो अपना एरिया मार्क करेगा, तो पहले वाले शेर का जो एरिया होगा छोटा हो जाएगा, वो कम डीलोकलाइज हो पाएगा, और दूसरे वाले शेर का एरिया भी छोटा हो जाएगा, वो भी कम डीलोकलाइज हो पाएगा। तो पहले के मुकाबले उनकी मूवमेंट हिंडर हो गई। ठीक, अब मान लो उसी तरह से तीसरा शेर आ जाए तो उसी एरिया में से तो वो अपना एरिया लेगा, तो बाकियों का एरिया कटेगा ना। ऐसे ही जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो वो पूरे ऑर्बिटल में मूव कर सकता है, तो उसकी डीलोकलाइजेशन कंप्लीट है। ठीक, वो ज्यादा डीलोकलाइज कर सकता है, ज्यादा कर्नल्स के साथ अट्रैक्शन कर सकता है, बट जैसे ही पेयरिंग होगी तो उसको डीलोकलाइजेशन का एरिया कम मिलेगा, यानी उसकी डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगी, इसलिए मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इसलिए मोर आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, एंड लेसर आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेसर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ठीक, तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और बेटा ये हमें पता कैसे चलता है? हम इनके मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो हमने पाया कि स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक, टाइटेनियम का उससे ज्यादा होता है, वेनेडियम का उससे भी ज्यादा होता है, क्रोमियम का उससे भी ज्यादा होता है, मैंगनीज का उससे कम होता है, आयरन का हल्का सा मैंगनीज से ज्यादा है, ये एक्सेप्शन है यहाँ। ठीक, और आयरन के बाद कोबाल्ट का कम होता है, निकल का और कम होता है बेटा, कॉपर का और कम, और जिंक का सबसे कम होता है। तो आपने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट पहले क्रोमियम तक बढ़ा,
फिर कम होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि पहले क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 6 बढ़े, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो गई। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक। और जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे वैसे बेटा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एरिया कम होता चला जाएगा। ठीक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिलोकलाइज करेंगे। इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा डिलोकलाइजेशन की वजह से मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। सो मोर आर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। Yet, फिर भी यहां पे एक चीज देखें, हमारे को प्रॉब्लम आई यहां पर मैंगनीज और आयरन। मैंगनीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों? मैंगनीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 5, और आयरन में कितने थे? आयरन में थे हमारे पास 4। तो एक्सपेक्टेड क्या था बेटा? एक्सपेक्टेड था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज शुड बी ग्रेटर देन आयरन, बट एक्चुअली हम यहां क्या देख रहे हैं? एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इन सम बट लेस देन आयरन। बाकी सब जगह ठीक था, सिर्फ यही प्रॉब्लम थी। पर यह प्रॉब्लम इजीली सॉल्वेबल थी। क्यों? क्योंकि आप देखो मैंगनीज हाफ फिल्ड है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसकी एनर्जी कम होती है। जब एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। तो अगर टाइटली हेल्ड होंगे तो उनको मूव करना मुश्किल, उनकी डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगी। इसलिए मैंगनीज पे डीलोकलाइजेशन आयरन के मुकाबले थोड़ी सी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू इट्स हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसलिए उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के बावजूद भी उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, और उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ होगा तो मूव करना मुश्किल होगा, डीलोकलाइजेशन कम होगी, इसलिए मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर हमसे पूछते हैं कि डी ब्लॉक में पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है फिर कम क्यों होता है, तो बोलोगे डी ब्लॉक में पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटल के बीच में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और फिर पेयरिंग हो जाने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसलिए डी ब्लॉक में पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा फिर कम हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आयरन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है जबकि मैंगनीज में ज्यादा है, फिर भी मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम क्यों है? तो लॉजिक देंगे कि आयरन और मैंगनीज में से मैंगनीज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा स्टेबल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड देयर डीलोकलाइजेशन समवट डिक्रीजेस, और उस डिक्रीज ऑफ डीलोकलाइजेशन की वजह से आयरन की डीलोकलाइजेशन थोड़ी ज्यादा, उसका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और मैंगनीज का थोड़ा वीक, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इज समवट लेस देन आयरन। बहुत फर्क नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। तो आयरन का हल्का सा ज्यादा हो गया, दिस इज एन एक्सेप्शन। क्लियरली बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? वही 4 बच्चे दोबारा से मेरे को उसका आंसर जरूर देखना है। मुदित, सोनिका, ठीक, और तुषार, और अपने आर्यन गोयल साहब। तुषार का आ गया, सोनिका बेटा आ गया, मुदित
मुदित बेटा क्विकली बच्चे, नहीं आया तो नो बोलो। ओके, मुदित को भी आ गया। और एक आर्यन गोयल, बेटा आपके आंसर नहीं मिल रहे मुझको। आर्यन गोयल क्विकली बच्चे, जल्दी जल्दी, शाबाश। नहीं आया कोई बात नहीं, अपन दोबारा बताएंगे। माइक ऑन करके बोल दो भाई अगर टाइप नहीं हो पा रहा है। ये पहली बात थी। पहली बात हमने पढ़ी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है। हाउ मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, अगर ऐसा हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा दूसरी चीज जिस पे ये डिपेंड करता है, दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है, ये पहली बात थी, ठीक। दूसरी बात हमारे पास होती है, ये मिटा दो बच्चे फटाफट बोलो। ओके, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हुए, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो किस बात पे डिपेंड करेगा बेटे? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो दूसरी बात होती है साइज ऑफ कर्नल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या लिखा? वो तो लिखा नहीं हमने यहां पे, हमें लिखना चाहिए था कि मोर आर द नंबर ऑफ unpaired electrons, unpaired electrons, more is delocalization of electrons, delocalization of electrons, stronger are the metallic bonds, stronger are the metallic bonds, metallic bonds उतने ही strong हो जाते हैं बेटे जी, ठीक है जी। ये पहला बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास होगी साइज ऑफ कर्नल, साइज ऑफ कर्नल। मेरे बच्चों, कर्नल जितना छोटा होगा ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को उतने पास से गुजरेंगे और फोर्स उतनी ज्यादा बनेगी, ठीक। जैसे लिथियम का कर्नल है ये न्यूक्लियस, और ये मान लो कर्नल है लिथियम का कर्नल, और सोडियम का कर्नल है ये। अब जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये मैंने लिथियम का कर्नल लिख दिया और ये मैंने सोडियम का कर्नल लिख दिया मान। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसके पास से यहां से गुजरेगा और इसके पास से यहां से गुजरेगा। तो बेटे जी इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने से, यहां पे डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस मोर, और यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस लेस, डिस्टेंस लेस। अगर लेस डिस्टेंस होगा तो बेटा बात आसानी से सुनाई देगी ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना भाई। दूर दूर से काय की अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन तो तब होती जब पास पास हो, है ना। तो भैया जितना पास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा बनेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। मतलब साइज ऑफ कर्नल छोटा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो कहने का मतलब स्मॉलर इज द कर्नल, इसमें लिखेंगे स्मॉलर इज द कर्नल, is the kernel, smaller is the kernel, stronger is the metallic bond, stronger is the metallic bond। जितना kernel छोटा होगा metallic bond उतना stronger होगा, ठीक। जैसे अब देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम चलो रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉन पंगा लेना है ना, कैंसर वेंसर हो जाएगा, अपन नहीं लिखेंगे, है ना, ठीक। तो हमारे पास लिथियम जो है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, सोडियम की 3s1, पोटाशियम की 4s1, रुबीडियम की 5s1, सीजियम की 6s1। तो काके
सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। सभी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1, बट लिथियम छोटा, सोडियम बड़ा, पोटाशियम और बड़ा, रुबीडियम और बड़ा, सीजियम और भी बड़ा। तो जैसे बड़ा होगा कर्नल भी बड़ा होगा, क्योंकि अंदर शेल्स ज्यादा हो गए। बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि शेल्स ज्यादा हो गए, अंदर शेल्स का नंबर ज्यादा है भाई। तो जैसे कर्नल बड़ा होगा वैसे हमारे पास मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटाशियम का, फिर रुबीडियम का, फिर सीजियम का और फिर फ्रांसियम का। यानी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आ जाएगा भाई। मेल्टिंग पॉइंट lithium is more than sodium, which is more than potassium, which is more than rubidium, which is more than cesium, which is more than francium। ठीक, क्यों? साइज ऑफ कर्नल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। साइज ऑफ कर्नल बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेटे यहां तक कि सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं दे वर्क लाइक सिल्क चॉकलेट। दे वर्क लाइक सिल्क चॉकलेट मतलब बेटा सिल्क चॉकलेट आपने कभी खाई होगी ना, तो क्या होता है जब तक उसको आप सामने रखो टेबल पे तो सॉलिड रहती है, पिघलती नहीं है। लेकिन जब आप उसको हाथ में पकड़ लेते हो तो भैया पिघल जाती है ना? क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री से ऊपर और 37 डिग्री से नीचे होता है। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, वहां रखो, मेल्टिंग पॉइंट तो ऊपर है तो मेल्ट करेगी नहीं। लेकिन आपका टेम्परेचर 37 डिग्री, हाथ में पकड़ो, मेल्टिंग पॉइंट 37 से नीचे है तो भैया मेल्ट हो जाएगी। उसी तरह से सीजियम और फ्रांसियम टेबल पे रखो, सॉलिड है, हाथ में पकड़ो, लिक्विड है। तो ये हमारी सिल्क चॉकलेट है मेरे दोस्त, है ना? सीजियम एंड फ्रांसियम आर सिल्क चॉकलेट टू अस। ठीक है जी, कि ये हाथ में पकड़ने से लिक्विड होते हैं और अदरवाइज सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा। क्यों? साइज ऑफ कर्नल बढ़ गया। तो बेटे आपको इसी तरह से अल्कली मेटल ले सकते हैं। अल्कली, ये अल्कली मेटल ले लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल ले सकते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बे, गम, का, सर, बड़ा, ऐसे याद करते हो तुम लोग। तो भैया किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो इस तरह से करके डाउनवर्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डाउनवर्ड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो बड़ी मजे की बात बता रहा हूं कि डी ब्लॉक में जब पीरियड में जाते हो तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर डिक्रीज होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो तो साइज ऑफ कर्नल पे बात की जाती है। ठीक, लेकिन वो केमिस्ट्री क्या जिसमें मिस्ट्री ना, है ना? और मजा भी तभी है, मिस्ट्री हो उसको सॉल्व करें यार, मजा आता है ना? तो चलिए अब हम ट्रांजिशन मेटल में ले लेते हैं, यानी कि ये डी ब्लॉक में ले लेते हैं। हमने बोला था बीच में बढ़ा फिर कम हुआ, लेकिन डी ब्लॉक में नीचे भी तो होता होगा कुछ। नीचे जाते हुए जैसे स्कैंडियम, मैं 2-3 ले लेता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये 4 ले लेते हैं। स्कैंडियम के नीचे कैसे याद करते हैं? स्कूटर, यहां ला, अकड़ू, ऐसे याद कर लेना। ठीक, स्कूटर, यहां ला, अकड़ू, ये इसके नीचे वाला एलिमेंट है। ठीक, टाइटेनियम में तीनों जरा हाफते रहे। ठीक, वो नवाब टकला होगा। क्रोमियम में करो मरो वरना सो जाओ। हाँ जी, ये याद करने के तरीके है ना भाई, ये आपको सिखाया है मैंने पीरियोडिक टेबल में कि कैसे याद कर सकते हैं अपन इसको। तो ये नीचे डाउन टू द ग्रुप। अब इसमें ध्यान देना प्लीज, है ना बेटा? ऊपर वाली सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज। इसमें 3D इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, जैसे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, उससे नीचे वाले को लिखते हैं 4D सीरीज, उससे नीचे वाले को लिखते हैं 5D सीरीज। 6D अभी मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, हमारे पीरियोडिक टेबल में तो कंप्लीट नहीं है। हाँ, आज 126 एलिमेंट नोन है तो आज कंप्लीट है,
पर मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ अभी 3D तक ही जा रहा हूं, 3D 4D 5D। अब अगर हम इसी चीज को लेकर चलते हैं तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड बोलो इसमें, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई? 3D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, 4D का उससे कम होना चाहिए, 5D का उससे कम होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है भाई, एक्सपेक्टेड भी ऐसा होना चाहिए था कि डाउनवर्ड जाते हुए साइज ऑफ कैंडल बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल सही, और उससे मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, तो ये ट्रेंड होना चाहिए, ठीक। किंतु हमने क्या पाया? हमने पाया कि इसका जो एक्चुअल ट्रेंड है, सी, इसका जो एक्चुअल ट्रेंड है इस केस में, एक्चुअल ट्रेंड वो पाया 3D is less than 4D which is less than 5D। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल उल्टा आ गया, बिल्कुल उल्टा आ गया, ठीक। 3D का कम हो गया भाई, ठीक, जबकि होना सबसे ज्यादा चाहिए था। अब सर ये क्यों हो गया? देखो वैसे तो इसको जानने के लिए भी जिंदगी पड़ी है, ठीक, +2 में पूरा चैप्टर है डी ब्लॉक, तो करवाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल आपको यहां जरूर बताना चाहूंगा। देखो क्या होता है डी ब्लॉक में, जब हम नीचे जाते हैं ना बेटा, तो एक्चुअली कैरल का साइज तो बढ़ता है पर ज्यादा नहीं बढ़ता, बट ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक। क्यों? क्योंकि 4D के बाद 5D में जब हम जाते हैं ना बेटा, तो 5D से पहले F भरना पड़ता है, F की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती, पर छोड़ो, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि डाउनवर्ड साइज का यहां पे इंक्रीज इज लेस, जबकि न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज इज मोर। यहां पर नीचे जाते हो, इसमें एक्सेप्शन क्यों आती है? एक्सेप्शन इसलिए आती है, इंक्रीज इन साइज इज लेस, इंक्रीज इन साइज इज लेस, बट increase in nuclear charge is more, increase in nuclear charge is more, ठीक है बेटा। +2 में इसको एक चीज कह के पढ़ाते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो +2 में पढ़ाएंगे, लोग यहीं गड़बड़ कर देते हैं, अपने को करना नहीं है, अपन बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, एक एक चीज को क्लियर करके चलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि 3D से 4D से 5D जाके साइज बढ़ता है, कैरल का साइज बढ़ता है, पर बहुत कम। उल्टा न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए मेरे बच्चों हमारे पास इस केस में उल्टा हो जाता है ट्रेंड, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज ज्यादा है, ठीक है जी। अब इसमें आपसे अगर मैं पूछूं कि मेरे को हार्डेस्ट नोन मेटल का नाम बताओ, हार्डेस्ट नोन मेटल, यस राइट द आंसर, हार्डेस्ट नोन मेटल कौन सा होगा? हार्डेस्ट नोन मेटल, शाबाश बेटा। अमन, डायमंड इज नॉट मेटल बेटे, आई एम आस्किंग अबाउट मेटल, हार्डेस्ट नोन मेटल, यस सर टंगस्टन की। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। जसनूर, हार्डेस्ट नोन मेटल इज टंगस्टन, बिल्कुल सही, टंगस्टन हार्डेस्ट नोन मेटल है। अभी क्यों है चलो एक्सप्लेन कर लो। हमें ये तो पता था इस साइड जाते मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्रोमियम का ज्यादा, देन दिस, ये तो पता है। इनमें से सबसे ज्यादा किसका होना है? क्रोमियम का। और यहां से डाउनवर्ड जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है? इंक्रीज, क्योंकि 5D का ज्यादा है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट मॉलिब्डेनम से ज्यादा, मॉलिब्डेनम का क्रोमियम से ज्यादा। तो बेटा वैसे हार्डेस्ट नहीं होना था, और उससे नीचे टंगस्टन उससे ज्यादा हार्ड है, क्योंकि उसका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Thus, tungsten is the hardest known metal. Explained or not? It is fully explained. ठीक कि भैया इस साइड जाते क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पहले ही है। आप देखो जो पहले आपने बनाया तो उसमें सबसे ज्यादा किसका है? क्रोमियम का। और नीचे जाते बढ़ रहा है तो क्रोमियम से ज्यादा मॉलिब्डेनम, उससे ज्यादा टंगस्टन, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए टंगस्टन इज हार्डेस्ट नोन मेटल वी नो।
तो मेरे बच्चों यहां तक समझ में आया? सर जी बेटे। सर जैसे अभी आप जब एस ब्लॉक का एग्जांपल ले रहे थे, लिथियम सोडियम, तो उसमें जब हम नीचे जाते ग्रुप के तो मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज हो रही है और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होएगा, बट इसमें डी ब्लॉक में ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, वो सिर्फ एस बिल्कुल ब्लॉक सही। के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, ओके। ये जो मैंने बोला कि कैरनल, क्योंकि इधर भी कैरनल इंक्रीज तो करता है पर उसका इंक्रीज कम है, यहां पे इंक्रीज करता है और इंक्रीज ज्यादा है। ठीक है, यहां इंक्रीज ज्यादा है, यहां इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ कैरनल इज वेरी लेस, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, लेकिन अब यहां पे भी लेकिन है, लेकिन के बिना जिंदगी नहीं केमिस्ट्री में है। देखो बेटा, अकॉर्डिंगली अगर हम ये 3 मेटल लें, तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो इसमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा इसके हिसाब से? बोलो। लेंथिनम शुड बी ग्रेटर देन यटर्बियम विच इज ग्रेटर देन स्कैंडियम, ये होना चाहिए। बट इसमें एक्चुअल ऑर्डर ऐसा नहीं होता। इसमें एक्चुअल ऑर्डर वही होता है जो एस ब्लॉक में हमने देखा, स्कैंडियम इज ग्रेटर देन यटर्बियम इज ग्रेटर देन लेंथिनम इज ग्रेटर देन एक्टिनियम। यानी इसमें ये ट्रेंड नहीं फॉलो होता जो बाकियों में होता है। ठीक, क्लियर? क्योंकि इससे पहले एफ नहीं भरते हैं, इसके बाद एफ भरा करते हैं, तो इस पे वो इफेक्ट नहीं होता। तो ले दे के बाद क्या आई, सारा समझो और फिर मेरे को एक बार बताना कि सर जी मेरे को पूरी तरह क्लियर है, हम दुनिया में किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लगा देंगे, आप बस जवाब दे देना, हमारे क्वेश्चन पूछ लेना। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मोर आर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। एक बात, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो एस ब्लॉक में साइज ऑफ कैरनल देखेंगे, एस ब्लॉक में साइज ऑफ कैरनल देखेंगे, तो डाउन टू द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, लेकिन डी ब्लॉक में डाउन टू द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें साइज का इंक्रीज कम, जबकि न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज ज्यादा हो जाता है। और लास्टली स्कैंडियम, यटर्बियम और लेंथिनम में ये फॉलो नहीं होता, ये फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्चुअल ऑर्डर ही फॉलो होता है साइज ऑफ कैरनल वाला, क्योंकि उससे पहले एफ नहीं भरते। एफ भरने से क्या होता है वो अगले साल पढ़ लेंगे। तो नट शेल में हमें ये समझ में आ गया, उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट बेटे यस और नो लिख। आरजू यस, आर्यन यस, सभी का यस नो चाहिए मेरे को। अमृता, दक्ष, अमन, सोनिका, अनीश, रिवेश, अक्षत, विष्णु, मयंक, यस यस यस, नंदिनी, हर्ष, दक्षित, नतिका, नकिता राधा है, अंकित मेहरा, माधवी, लक्षित जैन, सायना, ओके, अर्शप्रीत। चलो सभी ने यस लिखा। अब एक बच्चा वो नो लिख दो जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आया वो नो लिख दो। जिसको नहीं आया बेटा वो प्लीज नो लिख दो, कोई भी हो। मुदित बेटे नहीं आया तो नो लिख देना। लक्षित का लास्ट पॉइंट यस, एनी अदर? यानी बाकी सबको पॉइंट अच्छे से क्लियर है। लक्षित लास्ट पॉइंट सिर्फ ये बोला कि स्कैंडियम, यटर्बियम और लेंथिनम में ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता। ठीक, ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता। क्यों? इसमें बेटे जैसे इससे एफ ऑर्बिटल इसके बाद भरते हैं तो उसका इफेक्ट जो भी होगा वो इन पे होगा, इस पे नहीं होगा। +2 में इसी को पढ़ाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने उसके बारे में अभी डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, वो नहीं मैं चाहता। ठीक, अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? आपको या तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेंगे किसी, ठीक, या तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर आपको पूछेंगे टंगस्टन हार्डेस्ट नोन मेटल क्यों है। नाउ यू कैन एक्सप्लेन। टंगस्टन जो है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और साइज ऑफ कैरनल इतना बड़ा नहीं है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
इस वजह से टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक, और इस ऑर्डर के बारे में +2 में बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, तब तक मेरे को भी मजा नहीं आएगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक, आपको मुझे आंसर लिख के भेजना है सभी को। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये एक ही मेंबर में, एक ही उसमें है। ऊपर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है आपने। आप किसी भी चीज की मदद ले सकते हो, चाहे आप इंटरनेट से देखें, चाहे आप किसी बुक से देखें। ठीक, आप पहले मुझे ये भेजेंगे तो अगली बार मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो नहीं, करोगे तो हाँ। तो चलिए, एनी हाउ, इफ यू हैव एनी डाउट, यस, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अमन, एनी डाउट यू मे आस्क, ओपन योर माइक एंड आस्क। नहीं जसनूर, ऐसे नहीं बताऊंगा बेटा, ये तो अपने आप करना होगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमने पढ़ लिया मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्या चीजें उससे होती है, कहां पे एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम इसी बॉन्ड के बेसिस पे मेटल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। Now, we will be discussing properties of metal. Properties of metal. And that will be properties of metal on the basis of metallic bonding. Metallic bonding के basis पे properties of metal कैसे देखी जाती हैं? Please see this. सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी देखिएगा। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी होती है metals are lustrous. Metals are lustrous. What do you mean by lustrous? यानी मेटल में अपनी चमक होती है। मेटल्स आर लस्ट्रस, उसमें चमक होती है। ठीक है बेटा, तो मेटल में चमक क्यों होती है? जैसे लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनते बहुत शौक से, मैं तो बहुत ज्यादा शौक से डालता हूँ, आप देखते होंगे मेरे को, है ना। बोलते होंगे सर भी चलती फिरती बप्पी लहरी की तरह की है ना, बप्पी लहरी की तरह के है ना। खूब सारे ज्वेलरी पहनने का शौक रखता हूँ बिल्कुल। ठीक, इसी तरह से मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स के ऊपर चमक होती है। प्लेटिनम के आजकल गहने बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक, सो जो मेटल है वो लस्ट्रस क्यों है? अब देखो बेटा, यहां पे ध्यान देना बहुत आराम से। कुछ लड्डू टीचर तुम्हें ऐसा पढ़ा देंगे इसको कि मेटल में लस्टर होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से। ऐसा लड्डू लोग पढ़ाते हैं। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास चमक आती है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उससे एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी हमें चमक की तरह दिखाई देती है। ऐसा लड्डू लोग बोल देते हैं और कई लड्डू की किताबों में यही आंसर दिया होता है, पर ये गलत आंसर है। आई कैन प्रूव दैट ये गलत आंसर क्यों है। ठीक, देखो बेटा, ये गलत आंसर इसलिए है कि अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही चमक होती तो मेटल अंधेरे कमरे में भी चमकता। पर क्या अंधेरे कमरे में मेटल चमकता है यार? अंधेरे कमरे में आपको कहीं सोना चमकता हुआ नजर आता है? नहीं ना।
अंधेरे कमरे में क्यों चमकता? मैं क्यों बोल रहा हूं कि अंधेरे कमरे में भी मेटल चमकता? क्योंकि बेटे देखो, अगर ऐसा होता, अंधेरे कमरे में भी इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं रुकेंगे, इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड इन मेटल, वो तो चलते रहेंगे, वो चाहे अंधेरे कमरे में हो चाहे बाहर हो, वो तो मूव करते रह रहे हैं। तो जो लाइट उन्होंने बाहर एमिट करनी थी वही वहां एमिट करनी चाहिए उनको, और इसलिए वहां पे भी चमक होनी चाहिए, पर वहां तो ऐसा होता ही नहीं। ये तो तब होता है जब मेटल के ऊपर कुछ रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं। अब सुनो इसका एक्चुअल आंसर क्या है बेटे। मेटल्स आर लक्सरस बिकॉज ऑफ oscillation of metal kernels on their mean positions, मतलब जैसे मेरे बच्चों ये मेटल है, this is a block of gold I should say, and this is kernel and kernel again a kernel, ठीक। और यहां पे हम ले लेते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक। समझ में आई बात भाई? ये हमारे पास एक मेटल है, तो बड़ा इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड हमेशा ही है, दे आर ऑलवेज मूविंग। पर जब इसके ऊपर रोशनी डालते हो तो कर्नल भी उस रोशनी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्वियसली जब लाइट एनर्जी डालोगे तो कर्नल भी तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, बट कर्नल्स आर एक्चुअली नॉट फ्री टू मूव, वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो पहले क्लियर हो गया था, वो मूव नहीं करते। मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्नल मूव नहीं करते पर अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। जितनी ज्यादा लाइट डालोगे उतनी वाइब्रेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और उस वाइब्रेशन से वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। वो एनर्जी हमें चमक की तरह दिखाई देगी। अगर आप मेटल को अंधेरे कमरे में ले जाओगे तो कर्नल के ऊपर रोशनी नहीं गिरेगी, कर्नल के ऊपर रोशनी नहीं गिरेगी, अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन रुक जाएगी, तो वो एनर्जी को बाहर एमिट नहीं करेंगे, तो हमें चमक नहीं दिखाई देगी। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, उनके ऊपर चमक होती है बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ kernels on their mean positions. Because of oscillation of kernels on their mean positions. Kernel do not move, they only show vibratory motion. और उसी वाइब्रेशन की वजह से they lose energy and hence they show luster, they show chamak. So am I clear? Okay. अब सुनो मेरी बात। अब हमारा जो हिंदुस्तान है ना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको पेपर बनाने को दे दिया उसने पेपर बना दिया और किसी ने कभी काउंटर चेक नहीं करना। अभी कल ही मैं इंटरनेट पे एक बहुत वायरल सी चीज देखा था, आप भी शायद कभी कभी देखते होंगे, तो मैं भी कभी कभी देख लेता हूं, कि बिहार की एक आर्ट्स की टॉपर थी, ठीक। उसके मार्क्स थे 500 में से 495, और उसने पेपर में सिर्फ तुलसीदास जी का नाम लिखा था, ठीक। 101 बार शायरी लिखी थी और कुछ हिंदी फिल्मों के नाम लिखे थे, एंड शी वॉज कंसिडर्ड अ टॉपर, ठीक। कैसे होता है वो आपको मालूम है, ठीक है, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। बात यह है कि इसी तरह से पेपर बनाने वाला कुछ भी पेपर बना देता है, ठीक। और पेपर बना देने के बाद काउंटर चेक कोई नहीं करता है। बाद में जब बच्चे अपील करते हैं कोर्ट में, तब जाके चेक होता है, और कोर्ट में भी कोर्ट बोल देता है हमें तो साइंस आती नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा वही सही है, ठीक। तो बेटा वहां पे एक स्मार्ट स्टूडेंट अच्छा काम कर सकता है। You are my students, you are ought to be smart like me, isn't it? है ना? तो you should be very smart. तो देखो बेटा, क्वेश्चन आया आपको कि the lustrous why. अगर उसमें ये ऑप्शन दी है oscillation of metal kernels on their mean position, तो ये टिक करना। पर अगर ये ऑप्शन दी ही नहीं और दी है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो टिक करना, समझ लेना लड्डू ने पेपर बनाया, हमें आंसर वही देना पड़ेगा। बात समझे? कान खुले कि नहीं?
क्या कहा कि अगर ये ऑप्शन दिखे कि ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मैटर कर्नल ऑन देयर मीन पोजीशन, तो ये टिक करना, और अगर ये ना मिले तो आप बोल देना कि ड्यू टू मूवमेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मन में बोल देना कि लड्डू टीचर का बनाया पेपर लड्डू पेपर है। ठीक, दोनों दिए हो तो यही करना ना, मैंने बोला ये दिया हो तो यही करना, फिर चाहे कुछ मर्जी और दिया हो। बच्चा पूछ रहा दोनों दिए हो, दोनों भैया मैंने बोल दिया अगर ये ऑप्शन दिया तो दूसरा सोचना ही नहीं। ठीक, यू डोंट हैव टू थिंक ओवर दैट। ठीक, क्लियर। तो अगर दोनों में से अगर दोनों दिए हैं तो आपको यही टिक करना है, बट अगर ये नहीं दिया है तो आपने टिक करना है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। तो उम्मीद है पहला पॉइंट क्लियर कि मेटल्स आर लस्ट्रस। दूसरा पॉइंट है मेटल्स आर malleable. Metals are malleable and ductile. Metals are malleable and ductile. Now see, what do you mean by malleability? बेटा malleable का मतलब है can be beaten into sheets. Beaten into sheets. यानी इसकी कूट के शीट्स बनाई जा सकती है। They can be beaten into sheets. और डक्टाइल का मतलब होता है can be drawn into wires. Drawn into wires. उसको तारों में खींचा जा सकता है। ठीक, ऐसे खींच के तार बनाई जा सकती है। Now we have to explain this malleability and ductility on the basis of model of matter. See again, अभी क्या हुआ, ये मेटल का ब्लॉक सर ने फिर से बना दिया और ये कैरनल बना दिए। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन बना दिए। उम्मीद है सबको बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक, और यहां भेज दिया जसनूर भैया को हथौड़ा लेकर के। अब जसनूर ने मेटल को पीटना शुरू किया, था इस हथौड़े से मारा। तो जब इस हथौड़े से मारा तो ये जो ऊपर वाली एक लेयर है, सबसे पहले इसी पे मारेगा ना, ये वाली लेयर से ये डिस्प्लेस हो गई, आगे चले गए। थोड़ा मार रहा है ना भाई, तो क्या हुआ, ये वाली लेयर आगे चले गई, नीचे वाली लेयर एज इट इज रह गई। अब नीचे वाली लेयर में यहां हमारे पास क्या था, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये शीट ऊपर वाली ग्रीन वाली थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई और यूं आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला पॉजिटिव आगे गया तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ गया बेटा, और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ गया, और ये आपस में रिपेल करने लगे। रिपेल करके पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि पीछे तो जसनूर भैया लगे, ठीक है, वहां तो जा नहीं सकते, तो कहां जाएंगे, आगे। इस तरह से ये वाली शीट आगे चले जाएगी। ठीक, अब जब ये शीट आगे चले जाएगी, इसकी बारी आएगी, ये आगे जाएगी। ऐसे मेटल की शीट्स आगे आगे जाती रहेंगी, एक दूसरे पे स्लिप करती रहेंगी। कुछ फोर्स जसनूर लगाएगा और कुछ फोर्स ये अपने आप लगाएंगे रिपल्शन की, जिसकी वजह से शीट्स आगे की तरफ को जाती रहेंगी और ये मेटल पतला 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 होता जाएगा। इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। क्लियर। और यहीं पर हमने क्या किया, यहां पे हमने आगे से अपने विष्णु भैया को खड़ा कर दिया। विष्णु भैया ने यहां से इसको खींचना शुरू कर दिया, तो भैया कुछ विष्णु भैया ने खींचा, कुछ यहां पे आपस में रिपल्शन हुई, तो ये शीट आगे चलती चली गई। आगे से खींचोगे तो वायर बन जाएगी, पीछे से ठोकोगे तो शीट बन जाएगी। तो मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी।
and that is only due to repulsion between the positive kernels and mobile electrons as well as deforming force. कोई ठोकने वाला तो चाहिए ना, अपने आप थोड़ी होगा। ठोकेगा तो शीट आगे जाएगी, तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आएगा, रिपल्शन होगी, शीट आगे जाएगी, ऐसे शीट्स आगे चलती जाएंगी और मेटल जो होगा वो मैल्लेबल हो जाएगा। और अगर आगे से खींचोगे तो बेटा ये शीट आगे आगे जाती रहेगी, तो it can be drawn into wire also. और moreover देखो, after all kernel और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, which is one of the strongest force चार्जेस के बीच में, इसलिए आपस में छोड़ेंगे। जब ये शीट यहां आ जाएगी तो समझो ये वाला केर्नल इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा, अब ये वाली शीट आनी शुरू हो जाएगी, टूटेगी नहीं, तो इस तरह से वो खींचते चले जाएंगे। तो ये मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का रीजन हो गया। तो फटाफट बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत काम करवाते हैं ना, बार बार लिखवाते हैं, बार बार लिखवाते हैं। अरे भैया, मेरे तुम्हारे बीच में यस नो ही तो रह गया जिंदगी में यार। काश अगर मैं ऑफलाइन होता तो मैं क्लास में डांस करवा देता, ये मेरा प्रॉमिस है। कभी ऑफलाइन हुए ना तो क्लास की एनर्जी देखना मेरी, ठीक ना? तुम क्लास में डांस करने लगे तो जो बोलोगे करूंगा मैं, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ये तो चलो ठीक है, अभी इंटरेक्शन इतनी होती नहीं, ठीक, पर मैं कोशिश करता हूं कि इंटरेक्शन हो सके। अब देखो बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट द हेल इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? कि अगर हम उसको खींचे तो वो टूटता नहीं है, अगर हम उसको खींचे तो वो टूटता नहीं है। तो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसिलिटी। क्यों? क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। बीच में फोर्सेस है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे डू नॉट ब्रेक इजीली। वो तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दो तो भैया ऑब्वियसली वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक? वो तो ऑब्वियस है कि अगर बहुत ही फोर्स लगा दोगे तो बेटा वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? ये कोई बच्चा कुछ लिख रहा है बीच में कि एक्सेप्शन, किस तरह के एक्सेप्शन जानना चाहते हो बेटा? अपन आंसर देंगे सभी चीजों का, बोलो। चलो एट द लास्ट में तुम्हारे से डाउट्स पूछता हूं, ठीक? सोडियम पोटेशियम के मेटालिक बॉन्ड इतने वीक होते हैं बेटा। बच्चा लिख रहा है सोडियम पोटेशियम जो है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक है ना यार। सोडियम पोटेशियम में एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बेचारा, वो कितना मूव करेगा, कितनी फोर्स बनाएगा, इसलिए फोर्सेस वीक होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, शीट्स में बीट नहीं हो पाता खास। क्योंकि शीट्स में बीट करने के लिए नहीं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंडेंस अलग बात, मेल्टिंग पॉइंट अलग है, जसनूर मेल्टिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक? यहां मेल्ट नहीं कर रहे हैं, यहां हथौड़ी से पीट रहे हैं, हीट नहीं कर रहे हैं, ठीक? तो एनी हाउ अब हमारे पास मेटल्स, हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी? जिसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। जितना मेटालिक बॉन्ड वीकर, टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही कम, और उतना उसको शीट्स में कम बीट किया जा सकता है, वो टूट जाएगा क्योंकि फोर्सेज नहीं स्ट्रॉन्ग। क्लियर? ये रिलेशनशिप जरूर ले सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी, आज से 1 साल पहले क्या हुआ करता था, एक ऐसी आवाज होती थी जिसको सुन करके ना मन बाग बाग हो जाता था, ठीक? उछलने कूदने का मन करता था और हम उछलते कूदते भी थे। कौन सी आवाज थी? स्कूल की घंटी। यस आशीष, बिल्कुल। जैसे बेल बजती थी स्कूल की, अरे मजे आ गए जिंदगी के, छुटकारा मिल गया, है ना भाई? तो वहां से क्या समझा कि वो बेल कैसे बजती थी? Metals are sonorous. Metals are sonorous. Metals are sonorous. मेटल आवाज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे मेटल, सारे तो नहीं, बहुत सारे मेटल आवाज प्रोड्यूस करते हैं। दे आर सोनरस, ठीक? टन 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 घंटी बजती थी, ठीक? तो ये सोनरस क्यों है बेटा? इट इज ड्यू टू
कोलाइडिंग ऑफ कर्नल इन बिटवीन ईच अदर। तो जब आपने ये पकड़ा, ये एक मान लो मेटल का ब्लॉक है, उसमें कर्नल्स है, ऊपर से वाला टन, तो मेटल के कर्नल आपस में भी टकराए तो टन टन ऐसे से होता है ना भाई। तो दैट इज ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ कर्नल ऑन ईच अदर। ठीक, तो ये जो सोनरस होता है मेटल, वो कर्नल के टकराने की वजह से होता है, ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ कर्नल्स टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर सोनरस। रबिंग ऑफ कर्नल ओवर ईच अदर, जैसे टिन सुना होगा, टिन को ऐसे करते हैं ना, कड़ड़ 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 आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं टिन क्राई। क्या बोलते हैं? टिन क्राई, टिन का चीखना। चीखती तो है ना टिन, आई टर टर ऐसे करके चीखती है ना, टर टर आवाज आती है। क्यों? क्योंकि कर्नल ऊपर रब करते हैं, जैसे हम करते हैं तो कर्नल रब करते हैं। जब रब करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर्नल्स हैं, वो एक दूसरे पे टकराएंगे तो साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, और इस वजह से ड्यू टू रबिंग ऑफ कर्नल ओवर ईच अदर metals are sonorous. Clear or not? Next property, मेटल एक ऐसी बला जो सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है ना बेटा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर इन देयर सॉलिड स्टेट। मेटल्स आर गुड electrical as well as thermal conductor, electrical as well as thermal conductors। यानी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। मेटल्स आर गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? तो चलो फिर अब इसको समझते हैं कि मेटल कंडक्टर क्यों है। ज्यादातर सॉलिड तो होते नहीं यार कंडक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेटालिक ये जो आयनिक सॉलिड होते थे, बैड कंडक्टर इन द सॉलिड फॉर्म। क्यों? आयंस आर टाइटली हेल्ड। फिर ये क्यों, ये सॉलिड में कंडक्टर क्यों? तो चलिए इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक, देखो बेटा जी, इधर ध्यान देना, अगेन से मेटल आ गया हमारे सामने। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कर्नल, ये कर्नल, ये कर्नल, कर्नल कर्नल कर्नल, ये भी कर्नल और ये भी कर्नल। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव करने वाले। अब पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ताकि मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, है ना बेटा। तो इस कर्नल, इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव ने अपनी तरफ खींच लिया। जब खींचा तो यहां एक खाली जगह बन गई, होल, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां चला गया, तो यहां क्या बन गया? होल। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तुम छोटे बच्चे थे, रास्ते में जहां पे पानी का वो कडल सा देखते थे, दे वहां छलांग मारी, टम, है ना, मारते थे ना छलांग भाई एकदम से। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी मनमौजी है, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या हुआ, जैसे इनको होल दिखाई दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मस्ती छाई, इसने यहां जंप मार दिया, था। अब होल यहां आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप मार दिया, था। अब होल यहां आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप मारा। अब होल यहां आ गया तो यहां से जंप लग गया, यहां होल आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्टिविटी हो गई। एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी साइड से आ गया। या बोलो यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इसने तो धक्का मारा, चलो आगे, इसने धक्का मारा, चल भाई आगे, इसने धक्का मारा, आगे भाग, इसने धक्का मारा, ये मेटल से बाहर, और पॉजिटिव वाले ने दब किया कैच। तो एक साइड से आया, एक साइड से चला गया, हो गई कंडक्टिविटी। तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन मोबाइल हैं, so because of mobile electrons move, hence in an electric field
एक साइड से इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है, हेंस इट इज थर्मल, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। रही बात थर्मल कंडक्टर, हीट की कंडक्टिविटी कैसे होती है? हुआ 6 लोग लाइन में बैठे होते, सामने वाले को आके ना किसी बड़े सारे भयंकर बड़े आदमी ने थप्पड़ मारा जोर से। अब उसको तो जवाब दे नहीं सकता, उसने साथ वाले का थप्पड़ मारा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वजह से मेरे को बढ़ गया। उसने भी देखा, उसने अगली वाले को मार दिया, दे धड़ाधड़, तो अगले ने अगले को, अगले ने अगले को, सबके गाल का टेम्परेचर बराबर है ना भाई। सिमिलरली आपने क्या किया, आपने यहां हीट दी, ये कैंडल गर्म हो गया, गर्म होकर चीखने लगा, मर गया मर गया मर गया, यानी हिलने लगा, वाइब्रेट करने लगा, मरा मरा, है ना। तो वाइब्रेट करने लगा, एनर्जी गिरी, वो एनर्जी अगले कर्नल ने पकड़ी, अगला कर्नल गर्म होने लगा, वो मर गया, वो मर गया मर गया मर गया, वो हिलने लगा, तो उसने आगे दिया। इस तरह से एक कर्नल से जैसे आप एनर्जी देते हो, एक कर्नल एब्जॉर्ब करता है, मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, एनर्जी छोड़ता है, वो एनर्जी अगला कर्नल पकड़ता है, वो वाइब्रेट करता है, वो अगले को देता है, वो अगले को। इस तरह से हीट एक पार्ट से आती है और आगे 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 पास ऑन होती रहती है, कर्नल ऑसिलेशन की वजह से वो देते रहते हैं। इस वजह से मेटल थर्मली कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हुए ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और थर्मली कंडक्टर ड्यू टू वाइब्रेशंस of kernels, energy is transferred from one kernel to another kernel, है ना। यहां हीट दी, कैंडल को हीट लगी, चीखना शुरू, मर गया मर गया मर गया, और हीट देना शुरू, अगले के ऊपर हीट मिली, वो मर गया मर गया मर गया अगले ने, तो ऐसे करके हीट आ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो मेटल की मेन 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी गई। तो बोलो बेटा, ये सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर जी बेटा। सर कई बार जैसे हमें पहले भी पढ़ा है कि कहीं मेटल्स में लिखा होता है कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कंडक्टर होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जी हाँ, ठीक है। बिल्कुल जी, ठीक। तो बेटे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, पर सबसे बड़ी बात हम एक चीज ये नहीं पढ़े जो अब मैं बताता हूं, कि मेटल में ये मॉडल दिया ही क्यों यार, मेटल में आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बोला, या मेटल में कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बोला? Why metals do have a separate type of bond, that is metallic bond? Why not ionic bond? Why not covalent bond? देखो बेटा, जहां तक आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड तो 2 डिफरेंट चीजों में बनता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब जब दोनों ही मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो कौन किसको देगा? सेम एलिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन देना लेना चलेगा नहीं, इसलिए आयनिक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, ये श्योर। क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो बेटा 2 डिफरेंट चीजों में होगा, जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा और एक की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो। एक इलेक्ट्रॉन दे दूसरा ले, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मेटल में आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, उस पर कांटा मार दिया, क्योंकि वो सेम में, पर सेम में कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। बट बेटा कोवलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर्स in solid phase. Exception is only graphite, we agree. But जितने भी कोवलेंट सॉलिड होते हैं, जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स इफ दे आर सॉलिड, वैसे तो वो होते ही हमेशा गैसियस या लिक्विड होते हैं, पर अगर सॉलिड बन भी जाए ड्यू टू नेटवर्किंग, कोवलेंट सॉलिड बनते ही सिर्फ नेटवर्क की वजह से हैं, तो अगर नेटवर्किंग सॉलिड बन भी जाए तो बैड कंडक्टर होते हैं। जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर, तो फिर कोवलेंट बॉन्ड इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि कोवलेंट सॉलिड्स जो कि सेम चीज से मिलकर बने हो, दे शुड बी बैड कंडक्टर। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर। तो नॉन पोलर कोवलेंट होने थे, सेम के बीच में तो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है, तो नॉन पोलर कोवलेंट होने थे विच वर बैड कंडक्टर, बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर।
This shows metal does not have covalent bond. Hence we need any other bond, and we gave metallic bond. उम्मीद है बेटा जो मैंने आज पढ़ाया सबको समझ में आया होगा। मेटालिक बॉन्ड क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे बनता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा, ज्यादा कब होगा, मेटल की प्रॉपर्टीज इसी मॉडल पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज आगे थ्योरीज के बाद में भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक, बट स्टिल मेटालिक बॉन्ड क्या होता है उम्मीद है सभी को समझ में आ। If anybody have doubt now, can ask your doubt right now. अभी छोड़ना नहीं है, ओए क्लास छोड़नी नहीं है अभी। नहीं, ओके, सो आई थिंक सो देयर इज नो डाउट, क्योंकि किसी ने भी नहीं अभी तक मेरे को बोला। ठीक बेटा, डेडिकेशन तो ऐसी ही रहती है अपनी, डेडिकेशन की तो बात ही नहीं। एक बार फिर दोबारा बताना जो आप अभी बता रहे थे, नेटवर्क चला गया था। बेटे जी, लास्ट में मैंने सिर्फ ये बताया है बेटा कि मेटल में कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कोवलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर, व्हेयरएज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, उसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता। और आयनिक बॉन्ड तो वैसे दो अलग अलग चीजों में बनता है, सेम में नहीं हो सकता था, इसलिए इसमें आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, इसमें अलग तरह का बॉन्ड है जिसको अपन ने मेटालिक बॉन्ड बोला। ठीक, तो बेटे उम्मीद करता हूं अभी सभी को समझ में आ गया। क्या आप संडे के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? आपको पता है आपका फेज टेस्ट है, पहले 3 चैप्टर्स का टेस्ट है, आपको अच्छे से मालूम है। ठीक, तो बेटे आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, पर उससे जाने से पहले सिर्फ एक लास्ट पॉइंट। बेटा अगर आपको मजा आता है पढ़ने में, या आज आपको सही मायने में मजा आया हो, या पहले भी आता ही होगा यार, ऐसा थोड़ी हमेशा से ऐसे पढ़ाता हूं, तो अपने मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हो, प्लीज ऐसे वाला एक निशान चाहता हूं ताकि थोड़ा सा एनर्जी बढ़े, मेरे को लगे यार सच में मजा आ गया। आप में से सबसे ये निशान चाहता हूं, सबसे। ठीक, आज व्हाट्सएप पे ये निशान लगाना है कि मजा आ गया सर। ठीक, कीप इट अप, तो अपन और भी एनर्जी से पढ़ाएंगे और भी मजे लेंगे जिंदगी के। खास करके ये जो 5 बच्चे मेरे नए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनसे बहुत दरकार है, क्योंकि बेटा देखो हमारे में कम्युनिकेशन सिर्फ यही है। तो मिस सोनिका 1, तुषार 2, ठीक, रिवेश 3, ठीक, अमन राज 4, ठीक, और मुदित 5th एंड आर्यन गोयल 6th। इन 6 बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि प्लीज आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ऐसे वाला निशान का वेट करूंगा अभी आफ्टर द क्लास। एंड थैंक्स टू ऑल। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, कल के टेस्ट का सिलेबस क्या है? कल के टेस्ट का तो बेटा यहीं तक होगा, मेटालिक बॉन्ड तक। वो तो अब पूछा मत करो, क्योंकि वो तो ट्यूसडे तक होता है, टिल टॉट। ट्यूसडे तक जो पढ़ा दिया जाता है, ठीक, मतलब सॉरी, ये फ्राइडे तक जो पढ़ा दिया जाता है वो होता है, और वेडनेसडे तक वो होता है। ठीक सर, वेडनेसडे तक। हाँ जी सर, जो फेस टेस्ट होगा उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे? बिल्कुल 45 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, मतलब 15-15 क्वेश्चन होंगे हर एक सब कुछ बता दूंगा, टाइम डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा। ठीक, आपको मैसेज आ जाएगा, सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। गिव मी अ ब्रॉड स्माइल प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस, है ना? हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहते हो कोई? मेरे बच्चे आपकी ना मेरे को आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, तो डू वन थिंग, व्हाट्सएप पे लिख दो बेटा। मेरे को बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जो भी लिखना है व्हाट्सएप पे क्लियर लिख दो। आई विल हेल्प यू, व्हाटएवर आई कैन डू आई विल डू फॉर यू। ठीक,